आपके जज्बात बरहक हैं, मेहरबानी करके हाथ जोड़कर अपील करता हूं मैं कि रुक जाए। मेहरबानी करके हमारे बहुत से साथी पीछे हैं और मैं तुम्हारी ये गुजारिश करना, नौजवान साथियों से गुजारिश करता हूं रुक जाए। मेहरबानी करके नौजवान साथियों से गुजारिश करता हूं कि रुक जाए। नौजवान साथियों से गुजारिश करता हूं अपनी जगह रुक जाए। तो हमारे साथी बहुत पीछे रह चुके हैं, बहुत ही संबोधित करना चाहते हैं। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल और मैं हूं सुलिंदर परिहार। आप जुड़ चुके हैं NH1 न्यूज़ के साथ और आज हम मरमत के अंदर है। आज यहां पर बहुत बड़ी रैली जो है वो ऑर्गेनाइज़ की गई कांग्रेस और NC की तरफ से, क्योंकि यहां पर अलायंस है और अलायंस में है कांग्रेस और यहां पे जो NC है वो अलायंस में है। तो हमारे साथ अभी बात करने के लिए है कांग्रेस से उर्फी मजीदवानी सर और साथ में उनके कैंडिडेट हैं जो यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं, मुश्ताक भट्ट साहब। तो हम इन्हीं से बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि आज की जो रैली है इसके बारे में ये क्या बताना चाहेंगे। सर, आप जुड़ चुके हैं NH1 न्यूज़ के साथ। बहुत शुक्रिया। तो सर, आप बताएं कि आज की जो ये रैली है, इतनी जनता यहाँ पर आई हुई है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। मेरे ख्याल में लोगों का ये समंदर देखकर बीजेपी को जवाब मिल गया होगा कि इलेक्शन का नतीजा क्या होने वाला है, क्योंकि ये मुकाबला जो है ये मरमत के एक लोकल मरमत के बेटे, मरमत गलिहान के बेटे का और एक आउटसाइडर के बीच इलेक्शन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है मरमत के गलिहान के लोग तो अपने बेटे को, अपने भाई को ही वोट देंगे, ना कि किसी ऐसे शख्स को जो किश्तवाड़ से आकर यहाँ जो भी कुर्सी होती है उस पर इलेक्शन लड़ने के लिए, कब्जा करने के लिए आ जाते हैं। तो सर, उनकी भी कल यहाँ पे रैली थी, उन्होंने भी यहाँ पे अपने लोगों को संबोधित किया। तो सर, आपको यहाँ पे रोका गया, आपने बताया कि यहाँ पे हमको रोका गया। तो सर, इसका ये है कि आप लॉ मेकर्स हैं, आपने कहीं ना कहीं सरकारें बनाई है, आपने लॉज बनाए हैं, तो आप क्यों भूल गए कि आपने परमिशन लेनी थी यहाँ पे रैली। देखें सुलिंदर परिहार साहब, मैं आपको कम अज़ कम अल्फाज में इसका जवाब देता हूँ। मैंने जब से होश संभाला है मैंने पॉलिटिक्स, इलेक्शंस और रैलीज़ देखी हैं। जब से होश संभाला है, बचपन से देखता आ रहा हूँ। पहली बार मैंने ये चीज़ देखने को आई मेरे सामने कि इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ ऑफिसर्स, और मैं तो कहूँगा कि पूरी ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जब ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट हेड के काबू में नहीं है तो पूरी इंतज़ामिया इसमें मुलव्विस है। पहली बार ऐसा हुआ कि सिर्फ एक शख्स को, यानी कि कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं अलायंस NC के, मुश्ताक साहब, इनको कहा गया कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आप कोई रैली नहीं कर सकते, आप चल भी नहीं सकते। तो अब क्या मतलब, एक शख्स को चलना, अगर ये घर से निकले, जाहिर है लोग इनके साथ हैं, मरमत गलिहान के लोग इनके साथ हैं, वो तो जब ये घर से बाहर निकलेंगे लोग इनके साथ चलेंगे। तो क्या हर दिन इनको सुबह उठकर इंतज़ामिया से परमिशन लेनी होगी। और जब हमें ये कहा गया साजिश के तहत, देखिए मैं सीधी सी बात कहता हूँ, बीजेपी मान चुकी है, उनको पता चल चुका है कि वो इस सीट पे बुरी तरह से हारने वाले हैं। सर, वो तो कहते हैं कि जीत रहे हैं, वो तो रिजल्ट बताएगा इंशाल्लाह। उनको पता चल गया है। उन्होंने आज कोशिश की कि ये लोग जो हैं कैंपेन ना कर पाए, अपने ऑफिसर्स को भेजा, हम पर दबाव बनाया गया कि आप सब वापस मुड़ जाइए, कोई रैली नहीं कर सकते, कोई बात नहीं कर सकते, लोगों से मिल नहीं सकते। फिर जब उनको पता चला कि पब्लिक का कितना प्रेशर है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो सकती थी, ये कोई आसान बात नहीं है। देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हज़ारों लोगों का हुजूम है, समंदर है, लोग जज्बात में हैं इस वक्त। तो उनको जब ये समझ आया कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो सकती है, तो फिर प्रेशर में आकर लास्ट मोमेंट पर उन्होंने ये परमिशन अभी ग्रांट की।
मगर मैं पूछना चाहता हूँ इसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और खासकर डिप्टी कमिश्नर डोडा से, आई हैवंट मेट हिम टिल नाउ, बट ही हेड्स द डिस्ट्रिक्ट, हाँ, ही इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड। वो ये बताएं कि क्या ये परमिशन सिर्फ हमारे लिए ही ढूंढी जाती है, बाकी किसी पार्टी से तो अभी तक परमिशन ना मांगी गई ना देखी गई, और जहाँ तक मेरे पास मैंने जानकारी ली यहाँ लोगों से, किसी ने कोई परमिशन बनाई ही नहीं। अब ये जो आज का ये हादसा पेश आया, अब उनको ये महसूस हुआ कि अब परमिशंस की उनकी छानबीन होना शुरू हो जाएगी। तो मुझे आज ये पता चल रहा है कि उन्होंने आज कल की डेट की बीजेपी की पुरानी परमिशन आज बनाई है, नकली, यानी कि कल उनके पास भी बीजेपी की जो एक वो बड़ी छोटी सी रैली हुई जिसमें आपके पास परमिशन है? बिल्कुल है, हाँ, वो बन गई। वो जब पब्लिक प्रेशर पड़ा तो उन्होंने आनन फानन में बनाई, पहले नहीं दे रहे थे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यानी कि बीजेपी के इशारों पर बीजेपी के क्लेरिकल स्टाफ बन चुके हैं ऑफिसर्स, और मैं इन ऑफिसर्स को, आप देख रहे हैं अगर जो भी इस इंटरव्यू को मेरे, मैं उनको ये बात कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, किसी सरकार के प्रेशर में मत आओ, कोई सरकार परमानेंट नहीं है। आज किसी की है, हमेशा नहीं रहेगी, ये बदलती रहती हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। जिनकी सर्विस अभी बाकी है वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि सरकारें बदलती रहती हैं मेरे भाई, पहले कोई और थी, आज कोई और है, कल कोई और होगी। इसलिए किसी एक पार्टी का एजेंट बन के काम ना करें। हम भी तो नोटिस कर रहे हैं कौन क्या कर रहा है। अगला सवाल सर, जो एमएलए के इलेक्शंस थे उसमें देखा गया था कि मरमत एरिया वो एरिया था जहां से बहुत ज़्यादा लीड मिली थी शक्ति परियार सर को। तो क्या आपको लगता है कि वो तो कहते हैं कि यहाँ से हम जीते हुए, क्योंकि वो 2014 की इलेक्शन की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है? 2014 में तो उन्होंने यहाँ से लीड लेनी ही थी, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े बड़े वादे जो कर दिए थे यहाँ की आवाम से, नौजवानों से, जो उन्होंने हर जगह वादे किए थे वो यहाँ भी तो किए थे। वही हर घर में नौकरियाँ ये बना देंगे वो बना देंगे। अब आप यहाँ देखें, यहाँ के लोग खड़े हैं, ठीक है, कुछ कांग्रेस के वर्कर, सब तो नहीं है, तो आम जनता खड़ी है मेरे पीछे। अगर कैमरा पैन करके दिखाए तो आम पब्लिक है मरमत की। इनको पूछिए कि कांग्रेस पार्टी की हुकूमत 2014 के जाने के बाद से क्या एक भी नई ईंट मरमत में किसी नए काम की लगी? जो कुछ बना हमारे वक्त में और जो कुछ इस वक्त भी तामीर चल रही है, सब हमारे टाइम के सैंक्शन प्रोजेक्ट्स हैं। मेरे पास प्रूफ है, हर चीज़ का कागज़ मौजूद होते हैं ना दफ्तर में, कौन सा प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, इनिशिएट हुआ, फंडिंग कब इनिशिएट की गई, टेकअप कब किया गया। मरमत के लोगों के साथ जो मैं लोगों से यहाँ सुनता हूँ कि एक चीज़ की गई कि एक टनल हमने प्रपोज किया था, कांग्रेस सरकार में प्रपोज हुआ था, मरमत टनल सर, मरमत टू चनैनी वाया सुधमादेव। वो कहते हैं कि हमने बनाया, अभी तो बना ही नहीं, बनाया कहाँ, अभी तो काम भी शुरू नहीं हुआ। देखिए यही बात है, जो चीज़ वो कहते हैं हमने बनाया, अभी तो काम भी शुरू नहीं हुआ, तो बनाया कहाँ से? वो तो जॉब्स भी दे रहे हैं यहाँ के यूथ को, देख लो। आप क्या करोगे? आप जरा यूथ को पूछो किसी को जॉब मिली? इलेक्शन के शगुफ है, बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, झूठ बोलो, किसी भी तरह से कुर्सी हासिल करो, खुलेआम नौकरियों के वादे, सियासी ट्रेंड्स, झूठ बोलो, कुर्सी हासिल करो, बंद कमरों में हिंदू मुस्लिम का जहर फैलाओ, कम्युनलाइज करो सिचुएशन को, हिंदू मुस्लिम्स को डिवाइड करो, डिवाइड एंड रूल, बेसिक पॉलिसी बीजेपी की। न्यूज़ पर ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है। जयराम रमेश साहब थे तब सरफेस ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर, मेरे फादर स्टेट के पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर थे। वानी साहब ने तब इसकी इनिशियल सैंक्शन प्रपोजल ली थी, आज तक भी काम नहीं लगा। और सबसे बड़ा जो कयामत ढाई गई मरमत के लोगों पर, गलियान के लोगों पर, वो ये कि मैं जो लोगों से सुनता हूँ कि इस टनल को अब उठाकर शिफ्ट करके शायद किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, दूसरी डिस्ट्रिक्ट में डाल दिया गया, रामबन में। रामबन के लोग भी हमारे भाई हैं, बट इसका जो इनिशियल प्रपोजल था वो मरमत का था, शिफ्ट हो चुका है टनल। लोग जवाब दे देंगे इंशाल्लाह वोटों से। मुश्ताक साहब जो हैं वो कैंडिडेट हैं यहाँ से, लोकल हैं, यहाँ की प्रॉब्लम्स को जानते हैं। तो सर सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि जो रोड है यहाँ के लिए वो किस सरकार ने? जो भी यहाँ रोड थी, जो सर्वे हुए हैं, जितने भी यहाँ रोडें बन रही हैं, ये जब आरएनबी मंत्री मजीद वानी साहब थे तब की बनी हुई है, और तब की जो डीपीआर बनी हुई है। मैं परिहार जी से पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे खलैनी से पीछे
मरम्मत बेहुता की कहीं सरसी में 1 किलोमीटर भी बताओ कि आपकी कोई डीपीआर बनी है, 1 किलोमीटर भी अगर कहीं बनी है तो हम उनके सामने हाथ जोड़ के कहेंगे जी आपने भी काम किया। मैं परिहार जी से कहना चाहता हूँ, कल उन्होंने बड़े बड़े भाषण दिए यहाँ कि मैं डेवलपमेंट करना चाहता था मगर हुई नहीं। मैं परिहार जी से पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं हुई? अगर एक सेंचुरी से लेके मंत्री प्रधानमंत्री तक आपके थे तो क्यों नहीं हुई, क्या कमी रह गई? मैं परिहार जी से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आज तक जितने भी काम हुए हैं 2014 से पहले हुए, परिहार साहब मुझे एक काम गिन के दिखाए, एक काम पकड़ के दिखाए कि मैंने मरम्मत या खलैनी या पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में किया। मैं परिहार जी को कहता हूं कि जिन डाक बंगलों में आप बैठ रहे हो, जो बड़े बड़े बिल्डिंगों में बैठ रहे हो, मैं उनसे पूछता हूं कि वो किसने बनाई। मेरा एक सवाल है उनसे कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपने कोई एक काम भी किया है, एक कोई रोड बनाई है, एक कोई बिल्डिंग बनाई है, एक कोई स्कूल दिया है, तो मैं माफ़ी मांगता हूं आपसे। सर वो कहते हैं कि हमारी सरकार ही 3 साल रही, तो हम कैसे कर पाते हैं? सर 3 साल कौन सी सरकारें रही उनकी? 2014 से आज तक किसकी सरकार है? कौन चला रहा है इसको? दिल्ली से बैठा के, जो दिल्ली में बाहर इलेक्शनों में हार गए वो हमारे यहाँ उनने नेता बनाए, हमारे वहाँ ये गवर्नर बनाए उनने, वो किसका हाथ है? कौन चला रहा? परिहार जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आज कौन चला रहा है? एक आज छोटी सी हम पब्लिक की रैली थी, परिहार साहब दे अफसरों को इतना दबाव बनाया इनके ऊपर एफआईआर करो। क्या यही इनकी नीयत है? इनको शर्म होनी चाहिए मुंह में कि जो आज आपने इस जनता के साथ किया, ये आपको 7 तारीख को बड़ा जोरदार जवाब देंगे। जितना भी ये गरीब आवाम थी, जितना भी उनने रोडों पे इनको रोक रोक के तड़पाया, मैं कहता हूं एडमिनिस्ट्रेशन पे जितना दबाव बनाया उनने, मैं कहता हूं परिहार साहब 22 तारीख को ये लोग आपको सलूट करेंगे। जाओ किश्तवाड़ के लिए, आपकी यहाँ कोई जरूरत नहीं। सर कल उन्होंने अपनी रैली में कहा कि उनको कोई खलैनी से आगे जानता नहीं, वो क्या डेवलपमेंट करेंगे यहाँ? मैं परिहार साहब को बोलूंगा कि डेवलपमेंट की बात छोड़ो, मुझे जाने ना जाने, आप अपना 22 तारीख का बोरी बिस्तरा डोडे से बांध लें, मैं देख लूंगा इधर क्या करना होगा क्या नहीं। आपके तरह मैं घोटालाबाज नहीं हूं। आपके जितने भी वर्कर हैं, जो भी आपने उनने गरीब लोगों को लूट के खाया, और जो मैं कहता हूं छोटे छोटे कामों में उनने कमीशन खाए हैं। मैं कहता हूं रोड में, मैं कहता हूं जब रोड बनी मरम्मत खलैनी की 13 करोड़ उसमें टेंडर हुआ था परिहार साहब की मिसेज के नाम पे। उस वक्त वो मंत्री थे, एमएलए थे, उनने एडमिनिस्ट्रेशन पे और जितने भी इंजीनियर थे, जितने भी जेई थे, उसमें उनको दबाव बना के जहां 10 लाख का काम हुआ था वहां 1 करोड़ रुपए का उनने बिल बनवाया। मैं परिहार साहब को कहना चाहता हूं कि अगर मुझे लोग नहीं जानते हैं, ईमानदारी को हर कोई जानता है। मैं कहता हूं जाओ मरम्मत खलैनी में पूछो, किसी डोडा में पूछो, उधमपुर में पूछो कि मुश्ताक को जानते हैं आप? मैं कहता हूं कि चोरी से नहीं जानते हैं, जो कमीशन खाने से नहीं जानते हो, ईमानदारी से मुझे एक एक बच्चा जानता है। मैं आप लोगों को एक बात कहता हूं, जब मैं सरपंच इलेक्शन यहां लड़ रहा था, देखो ऊपर वाले की क्या देन होती है। वो एक मेरा यार दोस्त था, मेरा रिश्तेदार था, यहाँ इलेक्शन लड़ रहा था। उस टाइम भी जो पूछो यहाँ इतनी पब्लिक है, 250 साल से मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, 250 साल से, दादा परदादा कम से कम कितनी पीढ़ियां यहाँ रही है। मगर इन लोगों ने उस वक्त मुझे यहाँ से उड़ा के, और इस जनता ने, इस पब्लिक ने उस वक्त भी साथ दिया था और हमने वो इलेक्शन जिता के दिखाया। आज ऊपर वाले ने परिहार साहब को दिखाया कि आज मैं ही, जिसके लिए वो खुद यहाँ से हटा रहा, मैं ही उसके लिए कांटा बन के यहाँ खड़ा हो गया, और पब्लिक की दुआ से। आपको क्यों लगता है कि उन्होंने क्यों चूज किया मरम्मत एरिया को कि यहाँ से वो कंटेस्ट कर पाए? देखो परिहार साहब ने कहा था, सोचा था कि जैसे मैंने 2014 में झूठ बोल के इलेक्शन जीता था, उनको वही सोच थी कि मैं आज भी झूठ बोलूं। मगर 2014 और 2020 में लोगों में बहुत बदलाव आया है। आज वो झूठे लोग, आज वो इनके झूठे वादे नहीं सुनेंगे लोग। आज वो तो बड़ा बड़ा कुछ कह रहे हैं। आप मुझे बताओ, लोगों को कह रहे हैं कि हम आपको टंडल में नौकरी देंगे, हम आपको ये करेंगे वो करेंगे। जब यहाँ टंडल बनेंगे, जब मरम्मत का, उनका घर का तो नहीं है कोई, उनका होगा तो किश्तवाड़ में चलेगी उनकी ड्यूटी। यहाँ हम लोग देखेंगे किसको हमने नौकरी देनी, किसको नहीं देनी है। मैं परिहार साहब को कहना चाह रहा हूँ कि जो गरीब लोगों की, जो गरीब बच्चे पढ़ रहे थे, जो उनकी आपने इस वक्त दिल तोड़ दिए हैं, वही गरीब बच्चे आपको जवाब देंगे और किश्तवाड़ पहुंचा देंगे, जो आपकी पार्टी ने किया। आप मुझे एक बात बताइए, इस स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा क्या दिल्ली वाले के साथ मुकाबला कर सकता है? आज चपरासी के लिए हमारे
बाहर से दिल्ली से यहाँ आके ये फार्म भर रहे हैं और हमारे बच्चे पीछे रह रहे हैं। आप एक अंदाजा कीजिए कि क्या जम्मू वाला और इस ब्योता वाला बच्चा बराबर चल सकता है? इन्होंने इतना कत्लोगार्द की इस जम्मू कश्मीर के साथ कि जितने भी यहाँ के गरीब बच्चे थे, गरीब आवाम थी, उनके गले काट दिए उन्होंने। ये हाल है इनका। रोशनी एक्ट के तहत आज़ाद साहब ने यहाँ जो लोगों को मालिक बनाया है, उनने आज उनको भी बेघर कर दिया। ये बीजेपी की नीयत है। उसका पूरा जवाब इनको जनता देगी। मैं क्लियर कह रहा हूँ कि बीजेपी की जम्मू कश्मीर में कोई सीट निकलने वाला नहीं है। इनको लखनपुर पार करवा देगी जनता, मुझे अब पूरा यकीन है। सर, देखा गया था कि डीडीसी इलेक्शंस जब इससे पहले नहीं हुए थे तो कोई भी पार्टीज थी वो इंटरेस्टेड नहीं थी, ना ही लोगों के बीच में थी, ना ही वो कांग्रेस, ना ही वो एनसी। ये लोग सभी अकेले थे, धरने दे रहे थे, चाहे वो कोई भी डेली वेजर्स हो, वीडीसी हो, कितने सभी अकेले थे। कोई पार्टी सामने नहीं आ रही थी। इलेक्शंस जैसे आए तो पार्टी सामने आई। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर देखो, जब भी जम्मू कश्मीर में हुकूमत होती थी वो इन गरीब लोगों की बात सुनती थी। जब इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को डरा के धमका के रखा, किसी की कोई आवाज़ नहीं, चाहे कोई टेलीविज़न है, चाहे कोई किसी भी किस्म का, किसी भी डिपार्टमेंट का, अगर वो बोले उस पर सीधा PSA लगाते हैं और नौकरी छीन के जो मिली होती है। इसलिए सब लोगों ने ये कहा कि अगर हम इलेक्शन को बाइकाट करेंगे और ये फिर सिर पे चढ़ जाएंगे, इसलिए सब लोगों ने मिल के कहा कि इनको जवाब देंगे। और जब हमारी यहाँ हुकूमत बनेगी, कोई DDC के जितने भी चेयरमैन, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरमैन बनेगा, उसके साथ ये लोग जुड़ के इनकी आवाज़ ऊपर जाएगी। तब इसलिए लोग इकट्ठे हो गए। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। मुश्ताक साहब जो डीडीसी कैंडिडेट हैं यहाँ से, तो आप यूं ही बने रहे NH1 न्यूज़ के साथ। आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं। एनसी के भी यहाँ पे लोग हैं और इसके बीच में कांग्रेस के भी लोग हैं, सपोर्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, सभी यहाँ पर आए हुए हैं। तो अब ये तो 7 तारीख ही बताएगी कि यहाँ पर सरकार किसकी बनती है। यहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट सामने आता है या जो कांग्रेस और एनसी का कैंडिडेट है वो सामने आता है। तो चलिए आप यूं ही बने रहे हमारे साथ NH1 न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं सुलिंदर परिहार, डोडा।